वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो आज फिर से हम बैठे हैं टॉपर स्टॉक में, और इस टॉपर टॉक्स में हमारे साथ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं वो है अपूर्व भाटिया, जो कि जयपुर के रहने वाले स्टूडेंट है। ये हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है और इन्होंने पूर्णिमा कॉलेज से 2018 में अपना बीटेक किया था। और आज हम लोग बैठे हैं 2025 में, तो 2018 से 25 की जो जर्नी है वो बहुत ही लंबी है। और वैसे ये पॉडकास्ट भी होने वाला है थोड़ा लंबा, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी को जानने में कुछ समय तो लगेगा, थोड़ा बहुत अपूर्व हमें टाइम लगेगा। तो आई थिंक मैंने आपका इंट्रोडक्शन जितना मैं जानता हूँ उतना मैंने आपसे अभी बताया, और कुछ और भी बातें जो अपूर्व ने मुझसे आफ्टर क्लास में की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अपूर्व ने क्या क्लास में बातें की थी। और अभी जब अपूर्व ने बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब मैंने वही चीज़ें लिखी जो अपूर्व से मेरी बात हुई थी, और हमने क्रॉस चेक कर लिया कि यही बात, ये वही स्टूडेंट है, अपूर्व ही है। सो अपूर्व, कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ और रह गया कि आपने या मैंने डिस्कस नहीं किया अभी? इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं रहा, जितना आपने बताया सर बहुत सही बताया अभी तक। तो कुछ ऐसी बात और कि इंट्रोडक्शन में कि अपूर्व को बताने के लिए अब मुझे बोलना पड़ेगा कि जेईएन अपूर्व, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा? ये तो मिस नहीं हुआ हमारा? नहीं सर, ये नहीं मिस नहीं हुआ। सो अपूर्व, आप ये बताएंगे कि ये जो आप स्टार्टिंग से जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हाउ वाज द प्रिपरेशन जर्नी? आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही? सर द प्रिपरेशन जर्नी वाज एब्सोल्युटली अ रोलर कोस्टर, क्योंकि इस जर्नी में इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि उससे ज़्यादा तो मैंने प्रिपरेशन में ही देखे इतने अप्स एंड डाउन्स। अच्छा, पहले लाइफ में कभी नहीं देखे थे। अच्छा। आराम से मेरी स्कूलिंग हो गई, आराम से मेरी कॉलेज लाइफ निकल गई। जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब से ऐसे अप्स एंड डाउन्स देखे, ये 5-6 साल, लास्ट वाले 7 साल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाले रहे। अच्छा, सो आपका स्कूलिंग भी और कॉलेज दोनों जयपुर से ही हुआ? यस सर, मेरा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय फुलेरा से स्कूलिंग हुई, और पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर से मेरी कॉलेज आप पूरा स्कूलिंग और पूरा इंजीनियरिंग आपका पूरा घर से ही हो गया? बिल्कुल घर से ही हो गया। मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह घर से निकलता था, शाम को घर जाता था। अच्छा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, तो जो स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ में, क्योंकि जनरली स्टूडेंट की लाइफ में क्या स्ट्रगल और होता है कि वो अपने घर से दूर हो जाते हैं, है ना, पढ़ने के लिए। जैसे स्टूडेंट है हमारे अश्विनी हैं, वो घर से दूर आकर जयपुर में आकर पढ़ाई की है। और अभी एक संतोष स्टूडेंट है हमारे, वो जयपुर के थे, तो उनने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो क्या डिफरेंस आपके साथ और भी स्टूडेंट होंगे जो बाहर से आते होंगे? आपको क्या लगा कि एक एज मेरे पास पर है? जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर में कोचिंग है, वहीं से आपने पहले भी अपनी पढ़ाई कर ली और सारा चीज़ आपका उसी सिटी से हो रहा है, तो क्या कुछ एक्स्ट्रा एज मिलता है या कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता? सर, एक एक्स्ट्रा एज हमेशा रहता है कि आप घर पे रह रहे हैं, तो आपको एक बेनिफिट है कि आपको ना आपको रहने की प्रॉब्लम, ना आपको खाने की प्रॉब्लम है। मेनली स्टूडेंट लाइफ में 2 ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, रहने की और खाने की। अच्छा। क्योंकि आप घर पे रहते हैं तो आप अच्छा हाइजीनिक और बिल्कुल हेल्दी फूड खा लेते हैं। आप सबके साथ रह रहे हैं घर पे, तो आपको इतना काम का वगैरह का लोड भी नहीं है कि आपके ऊपर ही सब काम करने से आपको खुद के क्लोथ्स वॉश करने हैं या फिर आपको इधर से उधर जाना है, तो वो को भी लोड नहीं आता। बस आप आराम से पढ़िए, कोचिंग जाइए, पढ़िए, बस इतना रहता है। अच्छा खाइए घर पे रह के। और वो चीज़ ऐसा, यदि आप बाहर से यदि स्टूडेंट आते हो आप ऐसा, तो यहाँ पर आकर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अपना नया रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है, फिर वो फूड को चेक करना होता है, फिर डेली यदि खुद खाना बनाते हो तो खुद को वो भी चीज़ चेक करना पड़ता है। इन सब चीज़ से आप बचे रहे? इन सब चीज़ से मैं बचा रहा, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले तो उसको फूड की समस्या सबको होती है, फूड की दिक्कत। तो क्योंकि पहले बाहर का खाते हैं, वो सूट नहीं होता, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। फिर खुद बनाना ट्राई करते हैं लोग, उसमें टाइम जाता है उनका। उसके बाद बड़ा इफेक्ट होती है, उससे भी एक पॉइंट है ये भी। तो आप 2018 से ही पढ़ा, मतलब ये इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे, बीच में कुछ और भी आपने ट्राई किया? लाइक अधिकतर स्टूडेंट जॉब ज्वाइन करते हैं या कोई प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते हैं, ऐसा कुछ हुआ या फिर सीधा 2018 से लगातार प्रिपरेशन ही कर रहे हो? मेरा कॉलेज लाइफ से एक एम्बिशन था कि मैं कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँ। शुरू से था, क्योंकि मेरे आसपास के लोग, मेरी फैमिली, जैसा हमारे यहाँ सब लोग गवर्नमेंट से ही हैं। मेरे पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स के मेरे वो भाई बहन हो गए, तो सब हमारे गवर्नमेंट से हैं, पूरी फैमिली में। आपके अंकल आंटीज हमारे सब गवर्नमेंट से। तो हमारे घर में शुरू से माहौल था और शुरू से हमने ये देखा है कि कुछ गवर्नमेंट में करना है। उसके बाद मैं एम्बिशियस तो था ही। फिर बीटेक होने के बाद मैंने सोचा कि अब इंजीनियरिंग कर लिया, अब तैयारी करनी चाहिए। तैयारी मैंने करी। अच्छा। खूब करी। शुरू में एग्जाम्स देने स्टार्ट करे, पर स्टार्टिंग में नहीं हो पाया मुझसे। अच्छा।
2018 में नहीं हो पाया, 2019 में मैंने खूब कोशिश करी, उस साल भी नहीं हो पाया, 2020 और 21 तो पूरा ऐसा निकल गया क्योंकि उसमें आ गया था कोविड। कोविड के कारण ना तो कोई एग्जाम हुआ, ना कोई रिजल्ट आया, ना कोई वैकेंसी आई, तो 2 साल मेरे 2 साल वैसे ही निकल गए, वो सबके 2 साल साथ बिल्कुल ऐसा है। स्टैंड बाय पे निकल गए, कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर, ना कोई वैकेंसी, ना कोई रिजल्ट, ना कोई एग्जाम, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर एक बार गिव अप नहीं करते हुए फिर एक बार सोचा कि एक और बार ट्राई करना चाहिए। 2000 हमारे पास 2021 22 आ जाता है, 2022 आया। इसी दौरान मैंने कुछ एग्जाम्स दिए जिनके पेपर लीक हो गए, तो वो देख के मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुद पे डाउट हुआ, डीमोटिवेट हो गया मैं, मतलब कुछ मेरे से सोचा नहीं जाता कि अब क्या करूँ, मेरे ये हालत हो गई थी, अब क्या करूँ। अब बीटेक करे मेरे को 4 साल हो चुके थे, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, खुद पे इतना डाउट हो रहा था कि मैं न जाने कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ना गवर्नमेंट। इस स्टेज तक सोच लिए थे? इस स्टेज तक मैंने सोच लिया था 2022 में कि कुछ होगा या नहीं होगा। अच्छा। उसके बाद और ट्राई किया मैंने, 1-2 एग्जाम दिए, उनमें भी नहीं हुआ। नहीं करके मैंने इंपॉर्टेंट में देखे तो इंजीनियरिंग सेक्टर में 20 से ज़्यादा एग्जाम तो मैंने इंजीनियरिंग के दिए, नॉन टेक के दिए कुछ, 10 से ज़्यादा एग्जाम मैंने नॉन टेक के दिए, राजस्थान नॉन टेक के भी दे दिए? नॉन टेक के भी दिए। मतलब हर जगह आपने ट्राई किया कि ये दरवाजा नहीं तो ये दरवाजा ट्राई कर। मैंने हर दरवाजा ठोक के देखा पर कोई दरवाजा नहीं खुला 4 साल तक। अच्छा। उसके बाद मैंने राजस्थान गवर्नमेंट के भी दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी दिए, दिल्ली गवर्नमेंट के भी दिए। दिल्ली जा जाके पेपर देता था, सुबह जाता था ट्रेन से, पूरे थका आ रहा, जैसे भी हो पाता पेपर देता था, वापस आता था जयपुर, ऐसे करके कुछ नहीं हुआ। सो मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे अब 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं एकदम लग कर, तो उस बीच में हमारे बहुत सारे वो रहते हैं जो सोसाइटी के जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, है ना, इत्तेफाकन रिश्तेदार भी हैं, शुभ चिंतक है ना, जो जिनको बहुत जिम्मेदारी से आपके बारे में पूछते हैं। तो उन्होंने आपसे कभी पूछा नहीं कि बेटा 4 साल से क्या कर रहे हो? क्योंकि जनरली पेरेंट्स को तो पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, दिख रहा है, लेकिन उन्होंने कभी आपसे इंटरप्ट नहीं किया कि बेटा 4 साल से लगे हो? तो ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट अलाउड, ऐसा कुछ? उनका रिश्तेदार हैं, उनका हमेशा से एक ही सवाल था कि अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कब करोगे? सब कर रहे हैं, तुम कब करोगे जॉब? सब कर रहे हैं, तुम अभी तक कुछ कर नहीं रहे, जॉब नहीं कर रहे, क्या करोगे? कुछ करो, सेटल हो जाओ, जल्दी से करो, तुम भी कुछ करो। तो उनका खूब ऐसे रिलेटिव जिनके ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, तो इस चक्कर में मुझे फैमिली गैदरिंग्स में जाने में भी थोड़ा ऐसा लगता था कि जैसे हेजिटेशन होता था, हेजिटेशन होने लग गई थी। वहाँ जाके फिर वही सवाल पूछे जाएंगे, फिर उनका जवाब देना पड़ेगा कि मेरे मदर फादर तो बहुत सपोर्ट करते थे इस चीज़ में मेरे को, पर अब ये उन लोगों के सामने वो लोग भी अपनी तरह से बात बना के बता देते थे कि ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हो जाएगा इसका भी। तो तुम्हें एक लगता होगा कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कुछ बातें ऐसी बतानी पड़ रही है जो मतलब जो सही है भी नहीं। मेरे चक्कर में पेरेंट्स को मतलब छुपना पड़ रहा है, बातें छुपानी पड़ रही हैं, खुद छुपना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशंस भी थी? ये सिचुएशन भी थी। तो फिर ये तो एक तरह का एक अलग मेंटल प्रेशर होता होगा तुम पर कि यार मुझे इस बार तो परफॉर्म करना ही है, इस बार तो करना ही है। ओके। तो ये जो आपने चैलेंजेस बताए, इस बीच में कभी कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया हो या कुछ? ये क्योंकि लंबी जर्नी थी, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ ना वो 6 साल का टाइम देख पा रहा हूँ। उन 6 साल में तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ट्राई करते हैं, जैसे आपने नॉन टेक एग्जाम ट्राई किया, टेक्निकल एग्जाम ट्राई किया, तो और कुछ ट्राई किया इसके अलावा? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया 2022 तक मैं इस लेवल पे डिमोटिवेट हो गया था कि मुझे नहीं चाहते हुए भी एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि बहुत प्रेशर था, क्योंकि कुछ इनकम भी लेके करनी थी, कुछ करना था, पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, इनकम भी लेके आनी थी, खुद के लिए भी कुछ करना था, फाइनेंशियली खुद को एक स्टेबल बनाना था फाइनेंशियली। तो उसके लिए मैंने जॉब ज्वाइन करी, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी में मैंने काम किया, वहाँ पे साल भर काम किया। उसके बाद जैसे मैंने काम किया, वहाँ जाके फिर मेरे को लगा कि गवर्नमेंट जॉब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा गवर्नमेंट जॉब में जाना। वहाँ जाकर वापस से लगा कि वहाँ जाके पहले मेरे को लगता था, वहाँ जाके और ज़्यादा लगा कि अब मेरा गवर्नमेंट जॉब में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा इसके अलावा। साल भर मैंने वहाँ काम किया, फिर एक डिसीजन जो कि मेरा लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, मैंने वो जॉब छोड़ दी। सब कुछ सही होते हुए भी मैंने वो जॉब छोड़ दी, और इस उम्मीद में वापस आया, क्योंकि मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा था, मुझे लगा कि बस एक डायरेक्शन मिल जाए, लास्ट एक चांस मैं एक बार लेना चाह रहा हूँ चांस। मैंने चांस लिया, सब कुछ छोड़ के, रिस्क लेके जॉब छोड़ दी, फिर दोबारा तैयारी में आया। क्योंकि जो आपने काम किया ना, ये मतलब ऐसी चीज़ है कि आज के टाइम पर जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है ना, तो यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और उसमें यदि हमारे पास पर कोई प्राइवेट जॉब भी है, हम उसको छोड़ रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन प्रिपरेशन इसके पहले भी किए थे और उसके रिजल्ट कोई फ्रूटफुल थे नहीं,
जो आपने बताया कि उसके रिजल्ट फ्रूटफुल है नहीं, फिर मैं प्राइवेट जॉब में गया, फिर उसको भी छोड़ रहा हूँ, और किस बेसिस पर, किस कॉन्फिडेंस में आपको ऐसा लगा कि आप ये कर सकते हो कि इस बार मैं कर जाऊंगा? ऐसा कुछ था कि आपको पता था कि इस बार मैं कर जाऊंगा? वहाँ पे प्राइवेट जॉब करते करते मुझे ऐसा फील होने लगा कि जिन लोगों से हम डील कर रहे थे वहाँ पे, जिन लोगों के हम प्रोजेक्ट्स ले रहे थे, तो वो खुद गवर्नमेंट वाले लोग थे। तो वहाँ जो लोग काम कर रहे थे नॉलेज वाइज बहुत अच्छे थे, काफ़ी उनसे सीखने को मिलता था। तो मुझे भी लगा कि मैं भी ये चीज़ डिजर्व करता हूँ, मैं भी उस सीट को डिजर्व करता हूँ, तो मुझे वहाँ ज़रूर होना चाहिए। मैं क्यों नहीं अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि जिस नॉलेज पे वो थे बहुत इंस्पायरिंग उनके कैरेक्टर्स थे। तो मुझे भी लगा कि इस सीट पर मुझे भी होना चाहिए, मुझे भी जाके ऐसा ही कुछ करना है जिन लोगों से हम डील करते थे वहाँ कंसल्टेंसी के थ्रू। उसके बाद रिस्क लेके सब कुछ सही होते हुए भी, अच्छी सैलरी थी मेरी, सब कुछ सही होते हुए भी मैंने वो जॉब को रिजाइन कर दिया और वापस इसमें आ गया प्रिपरेशन में। तो मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि एक जॉब छोड़ा आपने किसी दूसरी जॉब को लेने के लिए, मतलब एक प्राइवेट जॉब छोड़कर एक गवर्नमेंट जॉब आपने लेने की। तो ये जो आपको अभी जो फाइनल जो आपका एक वो बोलते हैं ना फाइनल चैप्टर है ना, फाइनल चैप्टर ऑफ योर मिशन, तो उसमें क्या आपने ऐसा इनपुट दिया अपनी तरफ से जिसकी वजह से आपके रिजल्ट आपको फ्रूटफुल डायरेक्शन में देखने को मिले? सबसे अगर मैं फर्स्ट प्राइमरी एफर्ट की बात करूँ तो मैंने इंजीनियर्स एकेडमी को प्रेफर किया अपने कोचिंग और गाइडेंस के लिए। ऑफलाइन क्लासेस को मैंने इसका ज्वाइन किया, मैंने सर्च किया कौन सी अच्छी कोचिंग है जयपुर में, क्योंकि मैं जयपुर में था तो मैं बाहर जाके नहीं करना चाहता कोचिंग। तो मैंने लोकल एरियाज़ में कोचिंग देखी, तो यहाँ से मेरे को और भी 2-3 सोर्सेज से पता चला कि इंजीनियर्स एकेडमी बहुत अच्छे इनके सिलेबस हैं, बहुत अच्छे इनकी फैकल्टी है, तो ये लोग काफ़ी हेल्प करते हैं, गाइडेंस अगर अच्छा देते हैं। तो मैंने वो ज्वाइन किया ऑफलाइन क्लासेस। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मेन एक इम्पॉर्टेंट सबसे एफर्ट था, मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी एसएससी जेईई 2024 के लिए मैंने तैयारी करी और उसी के लिए ही पढ़ाई करी। मैंने कभी किसी दूसरे एग्ज़ाम बीच में और बहुत आए बहुत गए, मैंने किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करी। मैंने एक एग्ज़ाम को अपना एम मान के एक के लिए तैयारी करी और एक ही क्लियर किया, उसको पूरे एफर्ट दे के बिल्कुल डायरेक्शन वाइज पढ़ाई करके। तो आपने मतलब क्यों जनरली स्टूडेंट के साथ जो होता है, जो आपने बताया कि या तो वो बहुत सारे एग्जाम के लिए तैयारी करता है कि सर ये आया इसके लिए पढ़ लेता हूँ, जैसे एक राजस्थान जूनियर इंजीनियर है तो उसके लिए राजस्थान का जीके पढ़ लेता हूँ, यदि सेंट्रल का जेईई या एई आया तो उसके लिए वहाँ का जीके पढ़ लेता हूँ। तो हर जगह का जब हम ये नॉन टेक का पार्ट पढ़ते हैं तो डेटा बहुत सारा हो जाता है और याद भी रखना मुश्किल होता है। तो आपने कहा कि एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, जिसको मतलब आपका मेन मोटिव था कि इसको क्वालिफाई करने का। तो जब आपने ये जो जर्नी थी आपकी जो 1 साल की थी क्लासेस में, क्लासेस के अंदर का आपका जो इंटरेक्शन था, फीलिंग था, और उसके बाद जो आप घर पे जाकर सीखते थे, तो वो उस समय पर एक्सपीरियंस कैसा था आपका? क्लास का एक्सपीरियंस तो सर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा था, मतलब काफ़ी इफेक्टिव क्लासेस होती थी। मेनली तो आप क्लास ले रहे हैं और क्लास नोट्स बना रहे हैं तो वो सबसे इफेक्टिव वे होता है पढ़ाई करने का। आप क्लास में आराम से सुनिए, ज़्यादा मत लिखिए, इफेक्टिव क्लास में जितना लिखा रहे हैं उतना क्लास नोट्स बनाइए, उसको घर जाके 1-2 बार रिवाइज कीजिए और उसके प्रीवियस क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए आराम से। बस इतना करना है, ज़्यादा आपको कोई 9, 10, 12, 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हैं इफेक्टिवली पढ़े, भले आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं इफेक्टिवली पढ़िए आप बिल्कुल, क्योंकि इनके इंजीनियर्स एकेडमी के आप क्लास नोट्स इसी तरह बनवाए जाते हैं क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली स्टूडेंट कवर कर सकता है उन चीज़ों को। तो आपने इस पूरी जर्नी में ये भी देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स से मिस्टेक्स भी होती हैं कि जैसे आपने क्रैक किया तो आपको ये भी पता होगा कि पिछली बार जब क्रैक नहीं हुआ तो क्या गलतियां थी, और इस बार यदि क्रैक हो गया तो क्या अच्छी चीज़ थी जो आपने पिछली जो गलतियां थी उससे जो आप बचे। और बाकी स्टूडेंट जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिन पर अब ध्यान रखते हैं, यदि आपकी तरह यदि कोई स्टूडेंट हो जो शायद 2 या 3 साल से ट्राई कर रहा हो, तो ऐसी कौन सी की पॉइंट है जिस पर आपको भी लगता है कि वो ये गलती कर ही रहा होगा और जो नहीं करनी चाहिए? सबसे बड़ी गलती तो ये है जो मैंने भी करी और कई लोग करते हैं, एक साथ कई सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। टेक्निकल भी कर लेंगे, नॉन टेक्निकल भी कर लेंगे, और हमें चाहिए क्या कि हम एक एग्जाम पे फोकस रख के करें। बिल्कुल जैसे हम देखते हैं कि वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ज़रूरी है। पहले मैंने जो गलती करी, मैं केवल मैग्नीट्यूड पे था, मेरी कोई डायरेक्शन नहीं थी। किसी भी डायरेक्शन में आज इधर मुड़ गया, आज इधर मुड़ गया, टारगेट उधर है, मैं थोड़ा इधर चल रहा हूँ, थोड़ा इधर चल रहा हूँ। जॉब छोड़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि अब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देनी ज़रूरी होगी। तो मैं टारगेट को देखते हुए टारगेट की डायरेक्शन मूव किया, भले मैंने स्लो किया, अपना टाइम अच्छे से टाइम लिया, पर मैं डायरेक्शन में चला और बिल्कुल सही टाइम पे एट द लास्ट मैंने डायरेक्शन को अचीव किया। तो एक तो ये कि स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्स में जो अपना फोकस जो है किसी एक डायरेक्शन में दे नहीं पा रहा है,
एक ये रीज़न जो आप बोल रहे हैं, इसके अलावा क्या नोट्स प्रिपरेशन या फिर क्लास में जितना पढ़ रहे हैं, कई बार स्टूडेंट ये हो जाता है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट विच दे आर गेटिंग, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि ये कंटेंट सफिशिएंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस बारे में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा कि जब आप लोग क्लास में नोट्स बनाते थे और उस क्लास के नोट्स बनाने के बाद जब एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम के क्वेश्चंस या एग्जाम के कंसेप्ट उनमें कितना डिफरेंस हो जाता था? क्या बहुत बड़ा डिफरेंस होता था या ऐसा लगता था कि क्लास के अंदर के डिस्कशन और जो पैटर्न है उसी में से पेपर आ रहा है, क्या रहता था? सर मोस्टली जो पेपर आ रहा है हमारा, मोस्टली हमारे क्लास नोट्स में से ही हो जाता है उसका काम। हमको ज़्यादा कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं क्लास नोट्स होते हुए भी इधर की पीडीएफ मिली, इधर पीडीएफ ले ली, इधर की पीडीएफ आई, इधर की पीडीएफ ले ली, उधर से कोई वीडियो लेक्चर आया वो ले लिया, इधर से कुछ आया वो ले लिया। तो ऐसा हमको करना नहीं है, ये सबसे मेजर मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ओके। क्योंकि हमारे क्लास नोट्स इसी तरह डिज़ाइन है, इसी वे में वो डिज़ाइन है कि उनसे इफेक्टिव सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस एग्जाम के लिए किस नोट्स को हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, तो वैसे ही करना है हमको। इधर उधर से हमको पीडीएफ कलेक्ट नहीं करनी है, इधर उधर का डेटा हमको कलेक्ट नहीं करना है। जैसा क्लास में ऑथेंटिक डेटा है, ऑथेंटिक बुक से पढ़ाते हैं हमारे क्लास में, तो ऑथेंटिक डेटा हमको याद रखना है। और मेन चीज़ ये कि उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि आप 100 चीज़ें अलग अलग करो, इससे बढ़िया एक चीज़ को आप 100 बार करो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। ओके। और मुझे आज भी याद है कि अपूर्व से मेरी जब बात हुई थी, सो अपूर्व का कहना था कि सर क्या लगता है आपको, मतलब वर्ड सीधे थे कि सर क्या लगता है आपको मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। मतलब सीधा क्वेश्चन, मतलब सीधी बात है ना कि सर मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। और फिर इन्होंने अपनी स्टोरी बताया, जैसे आपके साथ शेयर किया अभी कि ही वॉज वर्किंग समवेयर एल्स, और वहाँ से आने के बाद इनका एक डाउट क्या था कि सर मैंने जब जॉब छोड़ा तो मेरे साथ वाले सबकी सैलरी आ रही है, सबका प्रमोशंस हो रहे हैं, ना मेरी सैलरी आ रही है, और अभी प्रमोशन है या डिमोशन है या लाइफ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन सही है या नहीं है सर, ये मतलब कैसे पता चलेगा? ये एक जनरल क्वेश्चन था अपूर्व का, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो शायद यही था ना डिस्कशन। तो उस समय मैंने इनसे कुछ बातें की थी, वो शायद इनको उस समय पर थोड़ा कंसोल करने के लिए भी बोल सकता हूँ, हालांकि मैंने कंसोल नहीं करना चाहा था, बिकॉज समटाइम एज अ फैकल्टी यदि मैं पढ़ा रहा हूँ या हमारे इंजीनियर्स अकेडमी से कोई भी फैकल्टी यदि पढ़ाता है तो उनको पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट के अंदर पर वो स्पार्क है या नहीं जो गवर्नमेंट को चाहिए। अब वो स्पार्क इनके अंदर पर, वो पहले दिन जब अपन क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाता था मैं, तब जब हम टॉपिक पढ़ाते टाइम में जो इंटरेक्शन होता है वो फेस में आपके ज़रूर रहता था कि यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, तो वो आप ले भी पा रहे थे। फिर आप क्लास के बाद कभी डाउट पूछ लेते थे, और कभी मैं जल्दी में रहता था तो आप सोचते थे यार छोटा वाला डाउट पूछ लेता हूँ, अभी कम से कम जाते टाइम कुछ तो मिल ही जाए। तो ये वाला एक मुझे जो याद है इनके साथ जो एक्सपीरियंस, आपको कुछ और याद होगा कि ऐसी चीज़ किसी फैकल्टी से रिलेटेड, और जो कुछ ऐसा याद हो जो आप बताना चाहते हो? फैकल्टीज़ तो मेरा एक्सपीरियंस ये कि फैकल्टीज़ तो सभी बहुत हेल्पफुल थी, जिनसे भी जो डाउट पूछो, अगर चाहे वो बहुत ज़्यादा बिजी भी होते हो, कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी टाइम हमको कॉल कर लो, हम हमेशा आपको रेस्पॉन्ड करेंगे। और ये बात सही भी है, मैंने कई बार रात में भी ट्राई किया, 9, साढ़े 9, 10 बजे डिनर के बाद के टाइम पे भी ट्राई किया, कई फैकल्टीज़ को उन्होंने प्रॉपरली रेस्पॉन्ड किया, प्रॉपरली मतलब खुद को छोटा भाई समझ के मेरे को एक्सप्लेन किए, सब चीज़ें डाउट्स क्लियर किए। और एक स्पेशल इंसिडेंट तो ये बताना चाहूँगा कि मतलब हमारे आरसीसी पढ़ाते थे नीलोत्पाल सर, जैसे सामने बैठे हैं आपके, तो हमेशा ये थोड़े ऐसे ही रहते थे, बिजी में रहते थे, क्योंकि इनके और भी क्लासेस होती थी। तो जब भी इनके पास जो हमेशा डाउट्स की इनके इतने अच्छे होते थे, इनके डाउट्स की हमेशा भीड़ लगी रहती थी, तो हमेशा थोड़े बिजी होते थे। पर इन्होंने कभी मना नहीं किया डाउट्स के लिए, खुद भले लंच करने के लिए लेट होते जा रहे, पर इन्होंने कभी डाउट्स के लिए मना नहीं किया, हमेशा सॉल्व किया। और मेन बात ये एकेडमिक गाइडेंस के अलावा ये लाइफ गाइडेंस में भी बहुत वो रखते थे कि बच्चे का अगर एग्ज़ाम नहीं हुए तो कम से कम अच्छा आदमी बन जाए, जो भी स्टूडेंट है कम से कम यहाँ से अच्छा आदमी बन के निकले, अच्छा इंसान बन के निकले, कुछ अच्छा करे लाइफ में। तो इनका एक करियर गाइडेंस के साथ साथ एक लाइफ गाइडेंस में बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे, ये मतलब बहुत अच्छे मेंटर रहे हैं शुरू से, जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। हमारा सबका एक कोशिश ये रहता है कि आपको मैं एक फैकल्टी से मिलाना, यदि थोड़ा डिमोटिवेटेड होता है ना, तो मैं एक फैकल्टी हमारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नर्सिंग सर, उनसे मैं मिला था आपको। ही इज़ अ पावर हाउस, यदि आप उनसे मिलते ना तो वो आपका शायद सिलेक्शन 1 साल पहले करवा देते। मतलब वो ऐसा है ना कि वो बच्चे को, वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले बच्चे कहते हैं कि सर यदि हम सो रहे हैं ना
और किसी ने कहा कि वो नरसिंह सर का एक टॉपिक था, उस पर डिस्कशन हो रहा है, तो वो बच्चा ही जाग जाता है कि अरे वाह यार, वो नरसिंह सर का एक टॉपिक था। उसी तरह से एक आपके रवि सर थे, रवि सर ने आपको पढ़ाया होगा। ही वॉज वो शो स्टॉपर है। वो जब पढ़ाना स्टार्ट करता है, जो बच्चों को एंटरटेनमेंट वे से जो पढ़ाते हैं, है ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को और भी ज़्यादा पसंद आता है। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डिस्कस विथ यू अपूर्व, और आई होप कि आपका आगे के कुछ प्लान होंगे आगे, या फिर आपने सोचा है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव, और अब इसके बाद आप कुछ अचीव नहीं करना चाहते, या कुछ अभी और जो आगे के कोई एग्जाम लाइनअप ऐसा कुछ और? देखिए सर, अचीव तो मैं ऐसा नहीं है कि और कुछ अचीव नहीं करना चाहता, अचीव तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर फिलहाल मेरा प्लान ये है कि जिस चीज़ के लिए मैंने तैयारी करी है, जिस चीज़ के लिए मैंने, जिस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए मैंने सपने देखे हैं, जो प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट मुझे अभी मिला है, सबसे पहले तो मैं उसमें काम करके उसके लिए कुछ करना चाहूँगा। और मेरी तैयारी इस फ्लो पे है कि मैं और भी एग्ज़ाम, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर देने बैठूँ तो मैं और भी एग्जाम निकाल सकता हूँ, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस मुझे रिजल्ट के बाद आ ही चुका है। तो हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का एग्जाम आ रहा है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उसको भी बिल्कुल क्लियर करूँ। बाकी जहाँ तक सर्विसेज का है, तो मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को ही ज्वाइन करके उसी के अंदर काम करना चाहूँगा। और एक फाइनल चीज़ मैं पूछूंगा, कई बार जैसा सेम चीज़ आपने बोला कि स्टूडेंट तैयारी करते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे देते हैं, और उसके बाद जब उनका एक एग्ज़ाम में होता है तो हम तो फाइनली यही बोलेंगे कि सर मेरा हो गया, चाहे वो फर्स्ट एग्ज़ाम में हुआ या 20th एग्ज़ाम दिया या 15th एग्ज़ाम या 5th एग्ज़ाम या 6th एग्ज़ाम, अल्टीमेटली आपका गोल क्या रहता है कि हमें कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और वो हो गया हमारा। दिस इज़ व्हाट द मिशन अकम्प्लिश्ड। पॉडकास्ट फॉर अपूर्व। तो अपूर्व जो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट थे, इन्होंने जैसा आप लोग के साथ डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है और बहुत ज़्यादा वेटिंग भी किया था इस पर्टिकुलर डे का। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम ऐसे ही किसी स्टूडेंट के साथ मिलेंगे, जहां पर हम करेंगे टॉपर स्टॉक, जहां पर हम उनके कुछ ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिससे आप स्टूडेंट्स को खासकर फायदा हो सकता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पर। सो देखते रहिए इंजीनियर्स एकेडमी का लाइव चैनल, दैट इज निम्बस लर्निंग। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.